नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि यूपी 112 कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज आता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी जाती है। मैसेज मिलते ही आला अधिकारियों ने अलर्ट धारण किया, अलर्ट मोड पर आ गए। कंट्रोल रूम मुख्यालय 112 के ऑपरेशन कमांडर अंजुल कुमार की तहरीर पर सुशांत गोल्फ सिटी थाने में रिपोर्ट दर्ज होती है। सर्विलांस समेत पुलिस की कई टीमें संदिग्ध नंबर की पड़ताल करने में फिलहाल जुटी हुई है। लोकेशन ट्रेस की जा रही है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई हो। पिछले साल मई, सितंबर और दिसंबर में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी फोन पर मिल चुकी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? देखिए पूजा, जिस तरीके से आपने कहा, ये पहला मामला नहीं उत्तर प्रदेश का है। इस तरीके से कई पिछले मामले हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी भी की गई है। एक बार फिर से 112 के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज आता है, पीएम को जान से मारने की धमकी। उसमें मैसेज भरा आता है, उसमें ये भी लिखा होता है कि पुलिस को सिर्फ उसने मौका दिया है कि 3 दिन में मुझे ढूंढना चाहते हो ढूंढ लीजिए, वरना काम को अंजाम दे देंगे। तो कहीं न कहीं पुलिस भी सवालों के घेरे में है। इस तरीके से जो मैसेज आते हैं उन पर, या फिर पिछले जो मैसेज आए थे उनको किस तरीके से पुलिस ने देखा, उन पर क्या कार्रवाई की गई, ये सब तमाम जो चीजें उठती हैं। फिलहाल पूजा, अब इस मामले में कई टीमें गठित कर दी गई हैं मुकदमा लिखने के बाद, और उसके बाद फिर जो जिस नंबर से वो मैसेज आया था उसकी लोकेशन ली जा रही, सर्विलांस टीम भी लगाई गई है। अब देखना होगा पूजा, कितनी जल्दी ये जो टीमें जो गठित की गई हैं वो कितनी जल्दी उस अभियुक्त को गिरफ्तार करेंगी, और उसके पीछे का वो देखेंगे कि आखिर किस वजह से तक ने ऐसा मैसेज भेजा और क्या उसका कारण था और इसके पीछे किसका हाथ है। ये तमाम जो चीजें हैं फिलहाल जांच का विषय। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक कड़ी सुरक्षा है, बड़ी सुरक्षा के घेरे में चलते हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे में जिस तरीके से धमकी, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सूबे की जो पुलिस है उसका टेस्टिंग अभियान भले ही यहाँ पर देखने को मिल रहा हो, लेकिन जिस तरीके से पहले की घटनाएं हो चुकी हैं उससे साफ जाहिर है कि ये कहीं ना कहीं किसी की शरारत है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। सूबे में वेंटिलेटर की किल्लत को देखते हुए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजधानी के 5 अस्पतालों के लिए 30 वेंटिलेटर मंगवाए हैं, जिनमें से 7-7 वेंटिलेटर केजीएमयू और पीजीएमयू को मिलेंगे, पीजीआई को माफ कीजिएगा मिलेंगे। 5-5 वेंटिलेटर आरएमएल और कैंसर हॉस्पिटल को दिए जाएंगे। साथ ही 6 वेंटिलेटर बलरामपुर हॉस्पिटल को मिलने वाले हैं। देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में कोरोना वायरस का संक्रमण भी उतना ही ज्यादा प्रभावी है, और स्ट्रेन दूसरी हो तो कहना ही क्या। कोरोना के चलते लगातार हो रही मौतें बड़ी परेशानी का सबब हैं। सरकारी आंकड़ों की माने तो 24 घंटे में 288 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। प्रदेश में एक दिन के अंदर मौत के आंकड़े का भी रिकॉर्ड है। नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन के बावजूद सूबे के हालात बहुत बेहतर नहीं है। 24 घंटे के अंदर 29,192 नए मामले दर्ज किए गए। हालांकि ये कल से कुछ कम नजर आते हैं। वहीं इन्हीं 24 घंटे में 38,687 ऐसे लोग भी रहे जिन्होंने कोरोना को मात दिया और जिंदगी में यानी कि अपने घरों को वापस लौटे हैं। वह उत्तर प्रदेश में 4 मई से सूबे की योगी सरकार बड़े स्तर पर टेस्टिंग का अभियान चलाने जा रही है। इसी के चलते प्रदेश भर के राजस्व ग्रामों में मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाएगी और 4 दिनों तक ये अभियान चलने वाला है। घर घर जाएंगे, एंटीजन टेस्ट होगा। इस टेस्टिंग अभियान के दौरान खासतौर से उन पर ध्यान होने वाला है जिनमें किसी तरह के कोई लक्षण हो। मौजूदा हालातों को देखते हुए अभियान काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। तो गांवों में टेस्टिंग अभियान होगा। 10 लाख से ज्यादा एंटीजन टेस्ट करके लोगों को डिटेक्ट करने की कोशिश होगी।
गांवों में 10 लाख से ज्यादा एंटीजन टेस्ट करके कोरोना की घुसपैठ को गांव में रोका जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में एंटीजन टेस्ट करने के लिए 10 लाख एंटीजन किट उपलब्ध कराई गई है और 10 लाख से ज्यादा मेडिकल किट बांटे गए हैं। एंटीजन टेस्ट में जो ग्रामीण कोरोना संक्रमित पाए जाएंगे उनका गांव में तत्काल इलाज शुरू हो जाएगा। कोरोना संक्रमित ग्रामीणों को इलाज के लिए दवाई वाली एक कोविड किट और आयुष काढ़ा दिया जाएगा। एक दिन में 97,000 गांवों में कोविड टेस्टिंग की जाएगी। एंटीजन टेस्ट करने के लिए हर गांव में जाने वाले रैपिड रिस्पांस टीम एंटीजन किट लेकर पहुंचेगी। ये टीम गांवों में अस्वस्थ व्यक्ति का एंटीजन टेस्ट के लिए एंटीजन किट में कोविड टेस्ट करेगी। इस टेस्ट में जो ग्रामीण पॉजिटिव पाया जाएगा या फिर जिस ग्रामीण में कोविड के लक्षण भी होंगे उन्हें मेडिकल प्रोटोकॉल के मुताबिक उपचार दिया जाएगा। गांव में कोरोना की घुसपैठ को रोकने के लिए ये प्रभावी कदम है। साथ में गांव का सैनिटाइजेशन अभियान भी होगा, जिसके चलते हर गांव में अब साफ सफाई की जाएगी। सूबे की 58,194 ग्राम पंचायतों के गांव-गांव, गली-गली तक साफ सफाई कराई जाएगी। तो 97,000 गांवों में टेस्टिंग देखने को मिलेगी। साथ में इस दौरान सफाई अभियान भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। सफाई बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है जब भी कोई संक्रमण प्रभावी होता है, कोई भी महामारी अपना प्रभाव छोड़ रही होती है। तो बेहद खास 97,000 में टेस्टिंग अभियान, महत्वाकांक्षी योजना इसको कह सकते हैं, अभियान है। अभी आपने देखा होगा कि ग्राम पंचायत के चुनाव हुए, जिसके बाद लगातार सरकार घिरती रही कि गांवों में भी कोरोना पहुंच गया है। तो गांवों में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण अभियान चलाया जा रहा है। इस खबर पर फिलहाल हमारे साथ में दिवाकर पांडे जुड़ चुके हैं। दिवाकर, क्या कुछ अपडेट है आपके पास, क्या कुछ तैयारी सरकार की ओर से? जी पूजा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 मई से यहाँ पर जो है वो लगातार गांव-गांव कोरोना टेस्टिंग का अभियान शुरू हो रहा है। इसमें रैपिड रेस्पॉन्स टीम के अंतर्गत जो आशा कार्यकर्ता है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो जो है जिले के 1387 राजस्व ग्राम सभाओं में जाएंगी और वहां पर सभी का एंटीजन टेस्ट करेंगी। इस एंटीजन टेस्ट में अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो तत्काल उसको एक कोविड-19 की जो है किट दी जाएगी और उसको आयुष काढ़ा भी दिया जाएगा। साथ ही साथ जो ग्राम निगरानी समितियां बनाई गई हैं वो ग्राम निगरानी समितियां लगातार उस मरीज पर निगरानी रखेंगी और आने वाले समय में अगर उसको अस्पताल की जरूरत होती है तो उसे अस्पताल। ठीक है दिवाकर, अभी मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि आज 4 तारीख है, आज से ये अभियान का आगाज होना है। बहराइच के अंदर पर्टिकुलर अगर मैं बात कर लूं तो बहराइच के अंदर क्या कुछ तैयारियां हो चुकी हैं दिवाकर? देखिए, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि यहाँ पर समस्त ग्राम सभाओं में जो है वो लगातार जो इस कोविड का टेस्ट होना है इसको लेकर के यहाँ पर टीमें बना दी गई हैं। प्रत्येक ग्राम सभा में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं और जो आशा कार्यकर्ता हैं उनकी टीम बनाई गई है जो लगातार प्रत्येक गांव में जाएगी और घर घर जाकर के ये जो है वो एंटीजन का टेस्ट करेगी। अगर एंटीजन टेस्ट में कोई पॉजिटिव आता है तो फिर उसका जरूरत के हिसाब से RT-PCR के लिए जांच उसकी भेजी जाएगी और पॉजिटिव आने पर लगातार उसको जो है आइसोलेशन में रखा जाएगा। अगर उससे भविष्य में अस्पताल की जरूरत होती है तो जो ग्राम निगरानी समितियां हैं उसको तत्काल अस्पताल में एडमिट कराएंगी। साथ ही साथ अगर उसको होम आइसोलेशन में रहना है तो उसको किस प्रकार रहना है इसको समझाने का काम भी यही जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं और जो आशा की रैपिड रेस्पॉन्स टीम है वही इसको करेगी। और ये बृहद स्तर पर बहराइच में 5 तारीख से ये जो है अभियान लगातार चलेगा। जी पूजा जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दिवाकर, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो दिवाकर हमारे साथ में जुड़े जिन्होंने बताया बहराइच का हाल, लेकिन इससे पूरे सूबे का हाल समझने की कोशिश कीजिए। हालांकि हमारी कोशिश थी कि हम एक और संवाददाता को जोड़ सकें ताकि आपको व्यापक तौर पर पता चले कि सूबे के अंदर और क्या कुछ चल रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या में इजाफा है। इनमें से कई मौतों को रोका जा सकता था, लेकिन ऑक्सीजन की कमी
यही एक वजह रही जिस वजह से ऐसा नहीं हो सका। लेकिन अब योगी सरकार ने ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए अहम फैसला लिया है। सीएम योगी ने प्रदेश के अस्पतालों में 300 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के निर्देश दे दिए हैं। सीएम की ओर से सोमवार को इस बात का फैसला हो चुका है कि प्रदेश के सभी अस्पतालों में 300 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने के निर्देश हैं। इनमें से 61 प्लांट पीएम केयर फंड के जरिए लगेंगे। तो अब इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या कह रहा है वो भी समझिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन ने बढ़ते कोरोना के संक्रमण के मद्देनजर इस साल समर वैकेशन 1 महीने पहले मई में ही घोषित करने की मांग की है। बार की तरफ से इस संबंध में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजा गया। इसके साथ ही पत्र में 10 साल तक की सजा वाले अपराधों में जेलों में बंद कैदियों को कम से कम 8 हफ्ते की जमानत दिए जाने की भी बात है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का साफ तौर पर कहना है कि कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बार ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से मांग की है कि हाईकोर्ट को 7 मई तक पूरी तरीके से बंद रखा जाए और उसके बाद समर वैकेशन घोषित किया जाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आनंद राज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या कुछ अपडेट पूरे मामले में आपके पास? देखिए पूजा, जिस तरह से पूरे प्रदेश में कोविड-19 का संक्रमण पांव पसार रहा है उसमें कोई भी कर्मी बच नहीं रहा। हाईकोर्ट की उसके जद में आया। इसी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस वर्ष ग्रीष्म जो गर्मी की छुट्टियां होती है 1 माह पहले ही शुरू करने की मांग उठाई है। बार की तरफ से इस संबंध में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजा गया है। इसके साथ ही 10 वर्ष तक की सजा वाले अपराधों में जेलों में बंद कैदियों को भी कम से कम 8 सप्ताह की जमानत देने की मांग उठाई गई है। ये पूरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन ने उठाया है। इसको लेकर क्या स्टेप उठता है ये तो अब देखते हैं। जो जज साहब है उनके बाद ही ये पूरा रह गया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। वहीं कोरोना के बढ़ते संकट के बीच उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि बढ़ी है। यूपी में अब 2 दिन और लॉकडाउन रहने वाला है, यानी कि जो लॉकडाउन मंगलवार तक था वह मंगलवार बुधवार को क्रॉस करते हुए गुरुवार सुबह 7 बजे तक जारी रहने वाला है। आपको ये बताएं कि कोरोना वायरस का प्रकोप उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है। इसी के चलते सूबे की सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया है और इस दौरान जो भी व्यक्ति बाहर घूमता हुआ नजर आया उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो वहीं राज्य सरकार ने कोविड-19 के दूसरे लहर के कारण घोषित लॉकडाउन अवधि में आवश्यक वस्तुओं यानी कि एसेंशियल सर्विसेज और सेवाओं की आपूर्ति के लिए ई पास जारी करने की व्यवस्था की है। इसके लिए राहत आयुक्त की वेबसाइट पर जाकर rahat.up.nic.in/e-pass के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने सोमवार को इस संबंध में शासनादेश भी जारी किया है। ई पास पोर्टल में संस्थागत पास का भी प्रावधान है। संस्थागत पास का मतलब समझिए, इनमें से एक संस्था आवेदक के तौर पर ज्यादा से ज्यादा 5 कर्मियों के लिए पास का आवेदन कर सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी लखनऊ से अनिल के अंकुर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ लखनऊ। अनिल जी, जिस तरीके की व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से, हालांकि पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ पिछले साल के दौरान भी ऐसा ही देखने को मिला था, ई पास प्रणाली जारी हुई थी, लेकिन ई पास प्रणाली में कई सारे झोल थे। क्या इस बार उसके लिए कोई व्यवस्था की गई है क्या कि कोई परेशानी ना आए लोगों को? देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो ई पास की व्यवस्था की गई है, ये जो शुरुआती आदेश निकले थे और ये एक्चुअली क्या है कि इसको उन्होंने कर्फ्यू का नाम दिया है और आंशिक कर्फ्यू, पार्शली कर्फ्यू का नाम दिया गया है। इसमें इन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस कर्फ्यू में जितने भी एसेंशियल सर्विस है उनके आई कार्ड ही अपने आप में कर्फ्यू पास के रूप में काम करेंगे। लेकिन कुछ शहरों से इस बात की दिक्कतें आ रही थी जहां पर पुलिस कर्फ्यू के नाम पर जनता को परेशान कर रही थी और पुलिस जो भी अगर आदमी सब्जी या दवा लेने गया है उनके साथ भी दुर्व्यवहार कर रही थी। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने सीधा फार्मूला निकाला है कि वो ई पास जारी कर दे। ई पास जारी कर जैसे ही होंगे उसके साथ ही उनको इस बात की सहूलियत मिल जाएगी कि वो कहीं भी शहर में मूवमेंट कर सकेंगे।
ऐसी स्थिति में ई पास बनने की जो व्यवस्था की गई है वो निश्चित रूप से इतनी फुल प्रूफ नहीं है जितनी जैसी की प्लानिंग की गई है। इसके फुल प्रूफ तो इसलिए नहीं कही जा सकती है क्योंकि पिछली बार जो दिक्कतें आई थी वो जनता को इस बार भी सरेआम दिखेंगे क्योंकि जिस आधार पर जो सरकारी विभाग के कर्मचारी हैं अभी वहां पे नहीं आ रहे, डिपार्टमेंट में नहीं आ रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि ई पास अप्लाई करने के बाद उनको उसी तरीके से उसी आसानी से मिल जाएगा। तो ऐसी दिक्कतें लगातार जारी रहेंगी और अभी इतनी जल्दी से इसका कोई समाधान नहीं दिख रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिल जी, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो अनिल के अंकुर हमारे साथ में जुड़े जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि कैसी व्यवस्थाएं ग्राउंड जीरो पर नजर आ रही हैं। फिलहाल कुछ समस्याएं हैं जिनका समाधान नजर नहीं आता। अब बात होगी पंचायत चुनावों की, क्योंकि ये इस समय हॉट टॉपिक है। पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद बीजेपी की नींद उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के नतीजों ने उड़ा दी है। क्यों उड़ा दी है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इन चुनावों में बीजेपी को सियासी तौर पर बड़ा झटका लगा। अयोध्या से लेकर मथुरा और मथुरा से लेकर काशी सहित प्रदेश भर में सपा ने बीजेपी को पटकनी दी है। यूपी के ये तीनों जिले योगी आदित्यनाथ सरकार के एजेंडे में शामिल रहे हैं और पिछले 4 सालों में इन जिलों पर सरकार काफी मेहरबान भी रही। इसके बावजूद अयोध्या, मथुरा, काशी में मिली करारी शिकस्त एक बड़ा सियासी संदेश दे रही है। राम की नगरी अयोध्या में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। सपा फिलहाल फ्रंट फुट पर है। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। नियमों की पालना कीजिए और याद रखिए कि हाथ छूने नहीं हैं लेकिन हाथ छोड़ने भी नहीं है। नमस्कार।